हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जीके। जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि इसमें हम बात करने वाले हैं इतिहास फाउंडेशन कोर्स के बारे में। ये जो इतिहास फाउंडेशन कोर्स है वो इम्पोर्टेंट होगा यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लिए, राइट फ्रेंड्स। क्योंकि हम इस जो आने वाली सीरीज़ है उसमें इतिहास को बहुत ही गहराई से समझेंगे और आने वाले कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी हम आने वाले सीरीज़ में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो कोर्स है वो यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए तो फ़ायदेमंद होगा ही, और इसके साथ ही जो छात्र या जो एस्पिरेंट्स एसएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स रेलवे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो एस्पिरेंट्स स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और साथ ही कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जिस एग्जाम में इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ये जो कोर्स है वो फायदेमंद होगा। इस कोर्स को मैं बहुत ही आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इसमें जो मेन फोकस होगा वो यूपीएससी सीएससी के छात्रों को ध्यान में रखकर आगे अध्ययन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता होगा कि यूपीएससी सीएससी के लिए इतिहास कितना महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि जो यूपीएससी एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विसेज का, उसमें प्री और साथ में मेंस इन दोनों में जो है वो इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्री में आप मान के चलो 10 से 12 क्वेश्चन इतिहास से संबंधित होते हैं, ये वेरी भी कर सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ओके। और मेंस में जैसा कि सबको पता होगा जीएस 1 में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन या फिर लगभग 10 क्वेश्चन होते हैं इतिहास से, राइट फ्रेंड्स। तो अब जो हम इतिहास इस आने वाली सीरीज में पढ़ेंगे उसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो पार्ट होगा अपना इतिहास को जो हम पढ़ेंगे वो हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। कितने पार्ट में पढ़ेंगे? 3 पार्ट में। पहला जो पार्ट होगा वो अपना होगा प्राचीन भारत का पार्ट, राइट। और दूसरा जो पार्ट होगा वो मध्यकालीन भारत का पार्ट होगा। कौन सा पार्ट होगा फ्रेंड्स? मध्यकालीन भारत का पार्ट। और तीसरा जो पार्ट होगा वो अपना आधुनिक भारत का पार्ट होगा। कौन सा पार्ट होगा? आधुनिक भारत का। अब अपन इस आधुनिक भारत के पार्ट को और भी आसान बनाने के लिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कैसे? एक पार्ट तो अपन पढ़ेंगे 1947, यानी जब हम आज़ाद हुए थे उसके पहले का इतिहास, राइट फ्रेंड्स। और एक पार्ट अपन पढ़ेंगे 1947 जब हम आज़ाद हुए थे उसके बाद का इतिहास, राइट फ्रेंड्स। अब जो ये 1947 के पहले का इतिहास है वो तो अपन पढ़ेंगे इतिहास को पार्ट, यानी इतिहास से रिलेटेड करके, और 1947 के बाद का जो इतिहास है वो अपन पढ़ेंगे पॉलिटी में। पॉलिटी में मतलब जो पॉलिटी की एनसीईआरटी आती है उसमें अपन ये पार्ट को कंप्लीट करेंगे, राइट फ्रेंड्स। अब देखो, ये प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में जो ये वाला पार्ट है उसको पढ़ने के लिए अपन कौन से रिसोर्स यूज करेंगे? तो सबसे बेस्ट रिसोर्स इतिहास को समझने के लिए माना जाता है ओल्ड एनसीईआरटी। क्या मानी जाती है? ओल्ड एनसीईआरटी, राइट फ्रेंड्स। अब ओल्ड एनसीईआरटी में कौन कौन सी एनसीईआरटी आती है? सबसे पहली एनसीईआरटी आती है प्राचीन भारत के लिए आर एस शर्मा। कौन सी आती है? आर एस शर्मा, राइट फ्रेंड्स। और मध्यकालीन भारत के लिए जो ओल्ड एनसीईआरटी आती है वो है सतीश चंद्रा की बुक। कौन सी बुक आती है? सतीश चंद्रा की बुक, राइट फ्रेंड्स। और आधुनिक भारत के लिए जो बुक आती है वो है विपिन चंद्रा की बुक। कौन सी फ्रेंड्स?
विपिन चंद्रा की बुक, राइट। तो ये जो 3 बुक है, इन 3 बुक से अपन प्राचीन भारत RS शर्मा, मध्यकालीन भारत सतीश चंद्रा, आधुनिक भारत विपिन चंद्रा, इन बुक से पढ़ेंगे, जो है ओल्ड NCERT अपनी। जब अपन इन तीनों किताबों को अच्छी तरह से समझ लेंगे, अच्छी तरह से याद कर लेंगे, कई बार इसकी रीडिंग कर लेंगे, उसके बाद हम आएंगे न्यू NCERT पर। किस पर आएंगे? न्यू NCERT पर। किस पर? न्यू NCERT पर। अब देखो, न्यू NCERT बाद में क्यों पढ़नी है और ओल्ड NCERT अपने को पहले क्यों पढ़नी है? इसका सिंपल सा आंसर है फ्रेंड्स, जो ओल्ड NCERT है वो ऐसे डिज़ाइन की गई है गवर्नमेंट के द्वारा कि बच्चों को इतिहास जो है वो एक कहानी के रूप में सीक्वेंस से समझ में आ जाए। अब सीक्वेंस से कैसे समझो? जो अपन प्राचीन भारत की बात करते हैं, अपन प्राचीन भारत की अगर बात करें तो उसका सीक्वेंस क्या है? पहले हड़प्पा सभ्यता आई, फिर मगध साम्राज्य का उदय हुआ, है ना। फिर उस मगध साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य आया, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए ब्राह्मण साम्राज्य आए, शुंग आए, कंड आए, सातवाहन साम्राज्य आया, फिर हिंद यूनानी आए जो विदेशी आक्रमणकारी है, शक, पल्लव, कुषाण, ये सब क्या है? एक क्रम है एक। फिर उसके बाद गुप्त आए, ये क्रम है। फिर हर्षवर्धन, वर्धन साम्राज्य आया, पुष्यभूति वंश, ये जो एक क्रम है। तो ऐसे सीक्वेंस में जो है वो ओल्ड NCERT में आपको समझाया गया है। अगर आप इतिहास को बीच बीच में से पढ़ना शुरू करेंगे तो उसको समझना और याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा प्रीफर किया जाता है कि इसको सीक्वेंस के रूप में, कहानी के रूप में समझा जाए। तो उसके लिए अपन पढ़ेंगे ओल्ड NCERT, राइट फ्रेंड्स। जैसे मैं मध्यकालीन भारत की बात करूँ तो सीक्वेंस क्या है? सल्तनत काल में जो राजाओं का क्रम है, गुलाम वंश है, फिर खिलजी वंश है, फिर तुगलक वंश है ना फ्रेंड्स। फिर लास्ट में जो अपना यानी जो मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है, उन राजाओं का क्या क्रम है। ये जो सीक्वेंस है ये ओल्ड NCERT में अच्छी तरह से दिया हुआ है। इसलिए सीक्वेंस से पढ़ना इतिहास को बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए अपन पहले पढ़ेंगे ओल्ड NCERT, राइट फ्रेंड। अब न्यू NCERT कब पढ़नी है? जब अपने को ओल्ड NCERT अच्छी तरह से समझ में आ जाए, वो याद हो जाए, उस पर अपन क्वेश्चन लगा दे, उसके बाद फिर अपने को 1 या 2 रीडिंग, कितनी? 1 या 2 रीडिंग लगानी है न्यू NCERT की। अब न्यू NCERT क्यों पढ़नी है? न्यू NCERT पढ़ने का सबसे अच्छा फायदा है मेंस, और साथ में वैसे प्री भी है, लेकिन मेंस में इसका सबसे अच्छा फायदा मिलेगा। क्यों दोस्तों? अब न्यू NCERT को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि इसमें आपको क्रम नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक टॉपिक पर इतनी समझ विकसित हो जाएगी कि आप एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि वो डायरेक्ट नहीं पूछा गया है, उस पर आप आसानी से आंसर सारी डायरेक्शन में लिख सकते हो। और आपको पता ही होगा UPSC में आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते, वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। उन क्वेश्चन को करने के लिए आपकी समझ विकसित होनी जरूरी है, तो उसमें ये हेल्प करेगी न्यू NCERT, राइट फ्रेंड्स। अब देखो, इसका मैं एक सिंपल सा उदाहरण देकर समझाता हूँ आपको। एक PYQ आया था मेंस में, एक मेंस में PYQ आया कि सारे युद्ध पानीपत में ही क्यों हुए। अब देखो, ये क्वेश्चन जब आया होगा तो बहुत सारे छात्र यानी सरप्राइज हो गए होंगे कि ये कैसा क्वेश्चन है। उनको तो ये पता होगा पानीपत में कौन सा युद्ध हुआ था, कब कब युद्ध हुआ था, किन राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था, लेकिन उन्होंने पूछा क्यों हुआ था, पानीपत में ही क्यों हुआ था। अगर जिन्होंने NCERT को अच्छे से समझा होगा, भूगोल को उससे रिलेटेड किया होगा, तभी कहते हैं कि जब भी UPSC की प्रिपरेशन करो सारे सब्जेक्ट को इंटरलिंक करके पढ़ो। जिन छात्रों ने सारे सब्जेक्ट को इंटरलिंक करके पढ़ा होगा उनके लिए इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत आसान होगा। चाहे उन्होंने इसे याद नहीं किया होगा, लेकिन उन्होंने अपनी समझ को विकसित करके इस क्वेश्चन को अटेंड कर लिया होगा, राइट फ्रेंड्स। तो आने वाले समय में UPSC ऑब्वियसली सबको पता है ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा
कि जो डायरेक्ट कभी नहीं होंगे, सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो इनडायरेक्ट ही होंगे, क्योंकि यूपीएससी को एक ऐसा छात्र चाहिए जो सोच सके। राइट फ्रेंड्स, क्योंकि जब आप फील्ड में जाओगे तब आपको बहुत सारी जो चैलेंजेस है वो मिलेंगे। उन चैलेंजेस से निपटने के लिए, उन चैलेंज को सोल्व करने के लिए जो एस्पिरेंट्स है उनकी समझ विकसित होनी जरूरी है, उनकी सोच विकसित होनी जरूरी है। इसीलिए जो ये एनसीईआरटी है, वो न्यू एनसीईआरटी वो डिजाइन की गई है। लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी क्यों पढ़नी है? क्योंकि अपने को पहले सीक्वेंस समझना है। अगर आप सीक्वेंस नहीं समझोगे, बीच बीच में से इतिहास पढ़ोगे, तो कभी भी इतिहास याद नहीं होगा, क्योंकि इतिहास एक कहानी है, एक लंबी कहानी जो प्राचीन भारत से शुरू होती है और आधुनिक भारत पर खत्म होती है। राइट फ्रेंड्स? ओके। एक और क्वेश्चन छात्रों के एस्पिरेंट्स के माइंड में आता है, सर हम एनसीईआरटी क्यों पढ़े? मार्केट में दूसरे पब्लिकेशन की भी बुक आती है, वो क्यों नहीं पढ़े? देखो फ्रेंड्स, मैं इसका सिंपल सा आंसर देता हूं। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यूपीएससी के एग्जाम की, राइट? हम बात कर रहे हैं एसएससी के एग्जाम की, हम बात कर रहे हैं रेलवे के एग्जाम की, हम बात कर रहे हैं जो स्टेट पीसीएस एग्जाम होते हैं उनकी, और हम बात कर रहे हैं और अदर गवर्नमेंट एग्जाम की। तो दोस्तों, इन सारे जो एग्जाम है उसमें मेन क्या है, उसमें बेसिक क्या है? उसमें बेसिक है कि ये जो सारे एग्जाम है वो गवर्नमेंट एग्जाम है। कौन से एग्जाम है? गवर्नमेंट एग्जाम है। यानी कि ये जो एग्जाम है वो गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। राइट फ्रेंड्स? अब सोचो, अब ये जो सारे गवर्नमेंट एग्जाम है, इसमें जो पेपर सेट होगा, यानी जो पेपर बनाया जाएगा इन एग्जाम का, वो पेपर कौन बनाएगा? वो गवर्नमेंट वर्कर बनाएंगे। कौन बनाएंगे? गवर्नमेंट वर्कर बनाएंगे। यानी जो गवर्नमेंट अधिकारी होंगे वो बनाएंगे, जो ऑफिसर होंगे वो बनाएंगे। अब सोचो दोस्तों, ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर है जो ये पेपर सेट करेंगे, वो कौन से रिसोर्सेज को यूज़ करके पेपर बनाएंगे? वो गवर्नमेंट रिसोर्सेज को यूज़ करके वो पेपर बनाएंगे। राइट फ्रेंड्स? क्योंकि गवर्नमेंट रिसोर्सेज जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑथेंटिक सोर्स होते हैं। यानी कि अगर कोई किसी एग्ज़ाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिस पर कोई डिस्प्यूट होता है या फिर उस पर कोई विवाद होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, राइट? जैसे कि मान लो मैं तुम्हें उदाहरण बताता हूँ, कोई एक पब्लिकेशन है, उस बुक में दिया हुआ है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है। कोई दूसरा पब्लिकेशन है, वो कहता है कि नहीं, इसका आंसर ये नहीं, इसका आंसर तो ये है। कोई तीसरा पब्लिकेशन है, वो ये कहता है कि भाई इसका आंसर ना तो ये है और ना ये है, उसका आंसर तो कुछ और ही है, ये है। अगर ऐसे विवाद होते हैं तो इसका सही आंसर क्या माना जाएगा? इसका सही आंसर माना जाएगा जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज में दिया हुआ है, राइट? और गवर्नमेंट रिसोर्सेज क्या है? गवर्नमेंट रिसोर्सेज है एनसीईआरटी। गवर्नमेंट रिसोर्सेज क्या है? एनसीईआरटी, राइट? तो अगर अपन इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम ऑथेंटिक सोर्स को पढ़े, है ना फ्रेंड्स? क्योंकि क्वेश्चन तो इन्हीं सोर्स से आएंगे, राइट? और एक और इसका कारण है, देखो बच्चों, यूपीएससी क्या कहता है? यूपीएससी कहता है कि आप 21 ईयर जो एज है उससे आप एग्जाम दे सकते हो, राइट? अब देखो, इसको सिंपल सा समझाता हूँ। यूपीएससी जो एग्जाम होता है उसमें दो चीज़ें होती है। एक तो आता है मेंस, मेंस में भी, और एक होता है प्री, राइट? सबको पता है। मेंस में भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है अपने जीएस पेपर और एक होता है ऑप्शनल, राइट? समझना है इसको। मैं बात बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो मैं ये बता रहा हूँ कि अपन इतनी लंबी जर्नी तय करेंगे, इतना पढ़ेंगे, जो अपन रिसोर्सेज यूज़ करेंगे उसको अपन कई बार पढ़ेंगे, तो अपने दिमाग में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि अपन ये चीज़ ही क्यों पढ़ रहे हैं। तो वो जो डाउट है वो आपको क्लियर कर रहा हूँ। देखो, यूपीएससी एग्ज़ाम जो होता है वो कहता है कि भाई आप 21 ईयर एज से ये एग्ज़ाम दे सकते हो, राइट? अब सोचो, एक कोई बच्चा है, वो 12th तक स्टडी करेगा, सही बात है, 10th तक स्टडी करेगा और उसके बाद वो 12th
11th और 12th पढ़ेगा, 10th तक स्टडी करेगा, फिर वो 11th और 12th पढ़ेगा, कोई भी एक स्ट्रीम लेके, चाहे वो साइंस मैथ्स ले ले, चाहे वो बायो ले ले, चाहे वो आर्ट्स ले ले, चाहे वो कॉमर्स ले ले, राइट। और उसके बाद जो उसने स्ट्रीम ली है उसमें वो कोई भी डिग्री करेगा, राइट, वो ग्रेजुएशन करेगा। तो यूपीएससी क्या कहता है, यूपीएससी कहता है कि ये जो जीएस है उसमें हम आपको पूछेंगे जो आपने क्या पढ़ा है, जो 10th तक पढ़ा, राइट, जो आपने 10th तक पढ़ा, और जो 11th 12th में आपने पढ़ा, वो जो पूछेंगे हम आपको जीएस में पूछेंगे। वैसे तो 10th तक ही पूछते हैं, देखना कभी तुम 10th तक जो आपने पढ़ा वो हम आपको पूछेंगे जीएस में। और ऑप्शनल में क्या पूछेंगे, ऑप्शनल में हम आपको पूछेंगे जो आपने डिग्री की है, राइट। यानी कि अगर आपने एमबीबीएस किया है तो उसमें एक ऑप्शनल एमबीबीएस का होता है। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है तो इंजीनियरिंग के भी ऑप्शन होते हैं। जैसे अगर आपने आर्ट्स की है तो उसके भी बहुत सारे, यानी जो जिसमें आपने डिग्री की है वो ऑप्शनल पेपर होता है। अगर आपने कॉमर्स से की है तो वो ऑप्शनल पेपर होता है। तो यूपीएससी कहता है कि आप ऑप्शनल वो चूज़ करो जिसमें आपने डिग्री की है, राइट, क्योंकि आपने इसमें पढ़ाई की है। और जीएस में हम आपको वो पूछेंगे जो आपने 10th तक बेसिक पढ़ा है वो, और हम आपको उसमें दोनों में ऐड कर देंगे करंट अफेयर। क्या ऐड कर देंगे, करंट अफेयर, समझ रहे हो। और यूपीएससी कहता है कि हम आपको करंट अफेयर में क्या पूछेंगे, हम आपको वो पूछेंगे जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज में दिया होगा। तभी तो अपन कहते हैं कि द हिंदू पढ़ो, राइट, तभी अपन कहते हैं पीआईबी पढ़ो। ये क्या है, ये सब गवर्नमेंट रिसोर्सेज है। बहुत सारे अलग अलग न्यूज़पेपर और पब्लिकेशन की वो आते हैं, लेकिन इनको सजेस्ट किया जाता है क्योंकि ये गवर्नमेंट रिसोर्सेज है। इसलिए मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि हमेशा गवर्नमेंट रिसोर्सेज को पढ़ो। क्यों, क्योंकि वो जो है वो ऑथेंटिक रिसोर्स हैं, और अगर कल को कोई क्वेश्चन आएगा तो वो उन्हीं रिसोर्सेज में आपको पूछा जाएगा, राइट फ्रेंड्स। तो ये कन्फ्यूज़न भी क्लियर हो गया कि अपने को ये रिसोर्सेज, गवर्नमेंट रिसोर्सेज क्यों पढ़ने चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं इस सीरीज़ में आपको सबसे पहले तो मैं आपको प्राचीन भारत जो है वो आर एस शर्मा वो पढ़ाऊँगा, और आप ये जो बुक है वो क्या पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन इन बुक को पढ़ेंगे, ताकि हर एक चीज़ जो अपने को क्लियर हो जाए, राइट। सबसे पहले मैं आपको आर एस शर्मा पढ़ाऊँगा, फिर मैं सतीश चंद्रा पढ़ाऊँगा, फिर मैं विपिन चंद्रा पढ़ाऊँगा। जब ये तीनों किताबें, जब ये तीनों जो बुक है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा और आपको समझ में आ जाएगी, याद हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा न्यू एनसीईआरटी। क्या पढ़ाऊँगा, न्यू एनसीईआरटी। अब दोस्तों, ये न्यू एनसीईआरटी आपको पहले हो सकता है समझ में नहीं आए क्योंकि आपको सीक्वेंस पता नहीं होगा, इसलिए आप बेहतर होगा कि ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद ही न्यू एनसीईआरटी पर जाए। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन आता है एस्पिरेंट्स के दिमाग में, सर हम नोट्स बनाए या नहीं बनाए, राइट। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर आप नोट्स के पीछे भागोगे, यानी अगर आप हर दिन यही सोचते रहोगे कि मुझे नोट्स बनाने हैं, मेरे परफेक्ट नोट चाहिए, एग्ज़ाम जो है वो ज़्यादा कठिन हो जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप चीज़ों को समझना शुरू करो। क्या शुरू करो, समझना शुरू करो, उसे अपने माइंड में याद करना शुरू करो। नोट्स के पीछे इतना भी मत भागो कि केवल नोट्स ही बनाते रह जाओ। इसलिए चीज़ों को अगर आप समझ गए तो 1, 2, 3, 4, 5 साल बाद भी आप उन चीज़ों को नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी। लेकिन अगर आप केवल नोट्स के पीछे भागते रहे, केवल नोट्स को ही बनाते रहे, तो चीज़ें शायद ज़्यादा कठिन हो जाएगी। चीज़ों को समझो, पढ़ो, उसे सोचो, ऐसा क्यों है, क्या हो सकता है। जितना तुम सोचोगे उतना तुम मेंस में अच्छा लिख पाओगे। इसलिए चीज़ों को समझने पर फोकस करो, राइट। और अगर फिर भी नोट्स की बात आती है तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा इतिहास के लिए। लुसेंट की बुक आती है
वो भी मैं पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो भी मैं पढ़ा दूंगा। ये बुक आप अगर पहली बार पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये जो बुक है वो एक प्रॉपर नोट्स के रूप में दी गई है। अगर इस बुक को आप पहली बार पढ़ोगे तो इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कोई कहानी नहीं दी हुई है, ये एक नोट्स के रूप में दी हुई है। तो ये बुक भी अपन पढ़ेंगे सबसे लास्ट में, जब अपन ओल्ड एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, फिर अपन न्यू एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, फिर अपन लुसेंट की बुक जो है वो पढ़ेंगे। और ये तीनों ही रिसोर्सेज जो है वो मैं पढ़ाऊँगा, राइट फ्रेंड्स। और ये तीनों रिसोर्सेज जिसने यूज़ कर लिए और इन तीनों रिसोर्सेज के साथ जिसने PYQ लगा दिए, उसको इतिहास में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं केवल जीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका लगभग 70 to 80% जिसके ऑप्शनल जो है वो हिस्ट्री है, जिसके ऑप्शनल हिस्ट्री है उसका भी 70 to 80% जो है वो इन 3 बुक से कंप्लीट हो जाएगा। पर एक शर्त है, आपको नोट्स के पीछे कम भागना है और आपको चीज़ों को समझना है, क्योंकि यूपीएससी मेंस का जो एग्ज़ाम है वो ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि आपने किसी चीज़ को रट लिया और वहाँ पर छाप के आ गए। ये एग्ज़ाम समझने का है, और जिसने जितना अच्छा समझा होगा उसका आंसर जो है उतना ही अच्छा दिखेगा, राइट फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में केवल अपन ने इंट्रोडक्शन की बात की कि आने वाली सीरीज़ में कैसे इस जो कोर्स है उसको कंप्लीट किया जाएगा, राइट, कैसे हम आगे बढ़ेंगे और कैसे हम इस जो सबसे हार्ड समझा जाता है हिस्ट्री, उसको मैं सबसे सिंपल बना दूंगा। ओके फ्रेंड्स। और इसमें एक रिक्वेस्ट मैं आपको करता हूँ कि जब मैं आपको पढ़ाऊँ तब आप जो बुक है वो आप अपने पास सामने खोल के रखें, ताकि अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हो तो आप वहाँ पर मार्क कर देना। आप या तो पेंसिल या फिर इस जो हाइलाइटर होता है उससे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको हाईलाइट कर दीजिए। ये बुक्स आपको अमेज़ॉन सब जगह मिल जाएगी, मार्केट में भी मिल जाएगी, और ये ओल्ड एनसीईआरटी है और न्यू एनसीईआरटी है ना। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ से हम प्रॉपर स्टडी को स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स।